हेलो दोस्तों, आप सभी ने 2-3 दिन हो गए नोटिफिकेशंस देख लिया होगा। न्यू वैकेंसी आरएस की आ चुकी है। अच्छी तरह नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा और उसमें क्या वैकेंसी है, कितना, उसका पूरा आपने ब्यौरा देख लिया होगा कि कब कब क्या कौन सी वैकेंसी है, दिनस्थ में कितने हैं, वो सब। ये सब के लिए शुरुआत में एक जोश सा रहता है और कुछ लोगों के लिए बस एग्ज़ाम आ गई, डेट का इंतजार था। और ज़्यादातर राजस्थानियों की जिस तरह से एक हैबिचुअल है कि हम डेट आने के बाद ही कुछ मतलब वो जोश आता है हमारे में कि डेट आएगी उसके बाद ही पढ़ने को पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन वो जोश नहीं रहता जो एक बार डेट अनाउंस होने के बाद या फॉर्म जो भी ओपन हो चुके हैं, जैसे 1 जुलाई से ओपन है, तो उसके बाद जो जोश आता है, कुछ की धड़कनें बढ़ रही होंगी, साथ में इंटरव्यू का नोटिफिकेशंस भी है। तो जो हम जैसे इंटरव्यू की सोचें या प्री की सोचें, क्योंकि वापस से ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें वापस यदि आप इंटरव्यू के बाद भी अगर यदि नहीं सिलेक्शन होता है तो वापस से आपको प्री वाली स्टेज पे आना पड़ता है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे न्यू वैकेंसी प्री की रणनीति, स्मार्ट स्टडी किस तरह से करना है। आप फेथ कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कई बार ये स्टेज पास की है। तो इसके लिए आपके लिए इस तरह से अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है और इस तरह से वो बताया जाएगा कि काफ़ी बार 3 से 4 बार जब प्री निकाली है तो क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं, कौन सी स्मार्ट स्टडी सबसे बेस्ट रहती है। अब आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिनके लगभग जो, और सबसे बड़ी चीज़ है, जिन्होंने मेंस की तैयारी कर रखी है उनके लिए इतनी हेडेक नहीं है प्री की। क्यों? क्योंकि मेंस के अंदर ऑलरेडी 50%, 50 से 60% जो है, लगभग मान के चलो 50% मेंस का सब्जेक्ट और प्री के कॉमन है। जैसे मान लो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, ये सब सब्जेक्ट्स तो दोनों में कॉमन है। तो आपने यदि मेंस को अच्छी तरह से तैयार कर रखा है तो इस सब्जेक्ट से आपको प्री के लिए हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं वो आपको थोड़े बहुत देखने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन आराम से प्री को पास करना इतना कोई तुर्रम खा नहीं होता। प्री पास करने की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है कि आपको जिसने कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। आरएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ क्या जाती है? कट ऑफ जाती है जैसे लास्ट टाइम 84 पॉइंट समथिंग गई थी, तो क्या मान के चलोगे, यानी 42% के आसपास। 42% यानी 50% भी कट ऑफ नहीं जाती। ये एग्ज़ाम है क्या? ये एग्ज़ाम है छटनी करने की, है ना, छटनी करने की कि भैया जो भी 5-6 लाख फॉर्म भरते हैं उनमें से 2-1 लाख तो ऐसे ही चलो आरएस का फॉर्म भर रखा है भाई, बताने के लिए क्या है, क्या कर रहे हैं, तो आरएस का फॉर्म भर। आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है ये तो, कि क्या की तैयारी कर रहे हो, बोले आरएस की। तो क्या है कि 2-3 साल निकल जाते हैं आराम से। अच्छा, फिर उसके बाद उनमें से कुछ, ये मान के चलो कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें जो सिलेक्शन रेशियो है उसी हिसाब से सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। तो 15 से 20 हज़ार का सिलेक्शन होता है मेंस के लिए। अब वो 15 से 20 हज़ार में क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि 50% तो 50% कौन होते हैं, जैसे अगर 2021 की बात करें तो 50% लोग तो ऐसे थे जो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, उस टाइम पे काफ़ी एग्ज़ाम्स थे तो पटवारी वगैरह के, तो वो लोग भी, क्योंकि ऐसा ही पेपर था तो उस हिसाब से जिन्होंने ध्यान से थोड़ा सा यानी कुछ स्पेशल आरएस के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, तो वो लोग भी ऐसे थे। यही वजह थी कि इस बार मेंस की कट ऑफ थोड़ी डाउन भी रही है और दूसरा मार्किंग भी एक वजह थी कि मार्किंग भी अच्छी हुई है। तो ये 50% लोगों में से मान लो कि आप जो सिलेक्शन ये होता है कि बाहर कैसे निकालें, जो भी मतलब मेन कैंडिडेट्स को लाना है अंदर, और इसमें कि भाई यहीं पे एक ब्रेक लग जाता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है वो बाहर रहो। हालांकि कई बार कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स के साथ भी कि उनसे प्री पास नहीं हो पाता है, तो उसकी कोई अलग वजह होती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं उनसे जो ना चाहते हुए भी, तो वो उस वजह से उनको बाहर रहना पड़ता है। बाकी जो भी थोड़ा सीरियस कैंडिडेट्स होगा वो सब प्री पास करते हैं। 15 से 20 हज़ार में आखिर में सिलेक्शन किन का होता है, 1000 से माइनस का होता है। अब तो इंटरव्यू में भी 2 गुना ही लेने लग गए, तो 2 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन, इंटरव्यू 2000 है 20 बार, तो उनमें से 988 यानी 1000 के आसपास 50% का सिलेक्शन होगा जो फाइनल लिस्ट में। हम वापस प्री पे फोकस करते हैं कि अब ये देखो कट ऑफ जो है 84, उससे लास्ट टाइम देखोगे तो इससे डाउन थी। हाँ, वो उतार चढ़ाव अलग है कि फिर वो ओबीसी और वो उस पर हमें नहीं जाना है। तो आप क्या मान के चलो, जिस अब सबसे बड़ी गलती जो करता है कैंडिडेट, वो गलती सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो इस पूरे 150 क्वेश्चन को सोचता है। अरे भैया, चाहे 150 में से 150 क्वेश्चन तुम सही करके आ जाओ और 150 में से जिसने 70 क्वेश्चन भी सही कर दिए वो भी तुम्हारे बराबर ही मेंस में बैठेगा, उसका कोई वेटेज नहीं है वो 150 लाया या नहीं लाया। और ऐसे बहुत से धुरंधर भी हैं जो प्री में अच्छा खासा स्कोर करते हैं काफ़ी, लेकिन मेंस में उनका स्कोर नहीं हो पाता है। तो वो सब एकदम अलग स्टेज है।
तो ये सब कंबाइंड स्टडी है, जो तीनों स्टेज है उनकी, तो कंबाइंड स्टडी करनी पड़ती है सबसे पहले मेंस के साथ में। फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ प्री पास का ठप्पा लगवाना है, और हालांकि हो सकता है अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो इस बार तो प्री के बाद मेंस का टाइम मिल जाए, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। यदि सरकार, इस सरकार के कार्यकाल में होना बहुत मुश्किल है, और यही सरकार रिपीट भी होती है या कोई दूसरी भी सरकार आती है तो ईजिली आपको हो सकता है, एक 50% संभावना है कि दिसंबर तक भी हो जाए, और 50% संभावना ये भी है कि 5 से 6 महीने का तुम्हें मेंस के लिए तैयारी का टाइम मिल जाए। तो इस बार ऐसी परिस्थिति है कि आप जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी एक बार प्री के हिसाब से चल सकते हैं, और उसमें भी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरह से मेंस भी कवर होगा और प्री भी कवर होता जाएगा। इसने 150 क्वेश्चन पे जिसने फोकस किया वो मोस्टली लोग बाहर होते हैं, वो मोस्टली उसका कारण बताऊंगा मैं क्यों बाहर होते हैं। और जिसने क्या होता है कि वो 150 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं और अटेम्प्ट इतने ज़्यादा करते हैं, मेंटल प्रेशर उस समय इतना होता है कि उनको जो भी 70 80 90 क्वेश्चन आ रहे होते थे अच्छे अच्छे, वो कर लेते हैं वो। उसके बाद क्या करते हैं कि टाइम मिल जाता है, 3 घंटे का टाइम रियल में ज़्यादा मिलता है, तो काफ़ी सारा स्पेस मिलता है आराम से, इजीली गोले वगैरह बनने के बाद भी टाइम बच जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, फिर वापस टिक करने लग जाते हैं, ये भी सही है, अरे हाँ ये भी तो यही आएगा, इसमें यही आएगा, दो वो 50% वाला मेथड कि ये दो हैं, इनमें से एक तो आना ही चाहिए, मैं इतने करूँगा तो इतना। मोस्टली रिजल्ट क्या निकलता है फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से, नेगेटिव मार्किंग वजह से। सोचो उस बंदे का जिसका मान लो कि पॉइंटों में रहा हो, और वो भी किस वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। आप लोगों ने हर एग्जाम में, हम लोग सब देखते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो जब रह जाते हैं ना कुछ भी पॉइंट्स, तो हम क्या सोचते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा, सबसे बड़ी गलती क्या सामने आती है, नेगेटिव मार्किंग वाली, कि काश मैं ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता तो भी मैं इतने आराम से पास हो जाता। नेगेटिव मार्किंग का तो इतना गुस्सा आता है कि आपको जो आ रहे हैं वो करो, उसकी वजह से तुम बाहर होते हो, तो कभी ये पछतावा नहीं हो कि मैं कुछ अटेम्प्ट और कर लेता तो इनमें से इतने सही हो जाते। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से बाहर होते हो तो अपने आप पे काफ़ी पछतावा होता है, खुद को यह मुलाना देते रहते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, फोकस करो, आप कट ऑफ पे फोकस करो। ये सिर्फ छंटने के एग्जाम है, आपको फोकस करना है कितना, 75 क्वेश्चन पे मान के चलो, 75 क्वेश्चन यानी 50%। मैक्स टू मैक्स 100 का यदि आपने मान के चल रहे हो कि मेरे को 100 मार्क्स लाने हैं, तो यू आर इनफ टू एंटर इन द मेंस। 75 क्वेश्चन पे अब आप डिवाइड कर लो सिलेबस को कि भाई ये 75 क्वेश्चन मुझे करने हैं, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो हम अटेम्प्ट करके चलेंगे, तो आराम से हमारा इस प्री को पास का स्टेज इजीली हो सकता है। उस पर भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो 75 क्वेश्चन आपने कर दिए, फर्स्ट राउंड होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में हम जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको टिक करते जाते हैं, जो हमें कंठस्थ होते हैं, हमें पता है कि यही होगा। उसमें चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि ये 3, ज़्यादातर यही होता है कि हमें पता नहीं होता, पढ़ा हुआ होता है कि लेकिन कि उसमें से कौन सा आएगा। इसकी बजाय कई बार एलिमिनेशन इसी को बोलते हैं कि उसकी बजाय आप क्या करते हैं हम कि ये तो नहीं आएगा, उसका ज़्यादा पता रहता है। यदि हमें पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से कंसेप्ट समझा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये 3 बाहर हो गए, बचा कौन सा, वही आंसर हो जाता है। इसको एलिमिनेशन राउंड मेथड बोलते हैं। तो इसको भी अडोप्ट करना चाहिए। आजकल आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी में तो एलिमिनेशन मेथड अब काम करना ही बंद कर दिया है। तो आप 75 क्वेश्चन पे फोकस करोगे। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके हो गए मान लो 90 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर दिया आपने, तो उसके बाद पेन वगैरह रिफिल निकाल के फेंक दो। आपको पता है कि वो आएगा, वो जो किए हैं वो एकदम सही हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर कई बार नहीं लगता आप लोगों को कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उस समय आपको टिक कर रहा था, क्लिक कर रहा था माइंड कि इसका ऑप्शन यही होना चाहिए। फिर आप जब दोबारा दूसरे राउंड में आते हो तो वो जब क्लिक करते हो, जिस पे क्लिक पहले सोचा था उसकी बजाय दूसरा आपको ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है कि वो ऑप्शन ये वाला नहीं, ये वाला आना चाहिए। फिर तुम उसको क्लिक करके आते हो, क्योंकि 50% वाला फॉर्मूला लगाते हो कि 2 ही तो हैं, 2 में से एक आएगा। मोस्टली आपको के बाहर आके पता चलता है आंसर के आने के बाद में कि वो जो पहले सोचा था ना फर्स्ट टाइम पर, वो सही था, और जो दोबारा दिमाग लगा के दूसरे राउंड में किया ना क्लिक, उसको नहीं करके वो हमारा गलत निकल गया। खैर कई बार हुआ है, और हुआ ही जरूर हुआ होगा, याद करोगे तो हम क्या फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा प्री के अंदर, हमें 75 क्वेश्चंस पे, या मान लो 80, मान लो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 80 क्वेश्चन पे, यानी आपको सेफ हो 100 से ऊपर कट ऑफ जाने का। इतनी तेज़ी से अगर वो जाएगी कट ऑफ तो वो सबके लिए ईजी होगा, वो सबके लिए पेपर इतना आसान होगा कि उसमें आप भी उतना ही स्कोर, यानी यदि आपने 100 की तैयारी कर रखी है, ईजी आ गया, 100 से ऊपर जाएगी कट ऑफ, तो आप आराम से उस कट ऑफ में भी क्लियर कर लोगे। हमें सिर्फ 75 पे, यानी आप 150 पे करो ही मत ना फोकस। राजस्थान के मान लो, राजस्थान जी के, कोई कहता है कि मेरा तो राजस्थान का बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, तो राजस्थान का
लास्ट टाइम 55 क्वेश्चन आए थे, कुछ ज़्यादा है, 50 को क्रॉस किया था, बाकी कभी भी 50 को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, तो हम मान के चलना चाहिए 50 से 55 क्वेश्चन आराम से आते हैं। उसके अलावा कितने क्वेश्चन बच गए, फिर भी 95 क्वेश्चन बच गए। 95 क्वेश्चन बच गए, तो राजस्थान में आप इतना अगर राजस्थान में रहते हो तो उन 55 में से 20-25 क्वेश्चन तो आराम से इजीली कर सकते हो, और वो करंट भी आ जाता है उसी में, और चीज़ें भी आती हैं, कई ज्योग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं। अगर यदि आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरा जो बाकी बचता है जो इंडिया लेवल का, वो हम उसको भी हम तोड़ के देखेंगे, तो आराम से आप अपना टारगेट रखोगे 75 से 80 क्वेश्चन पे, तो इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने फॉलो किया है और जो जिसका रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही आया है। अब आगे चलते हैं, कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कब से कितने क्वेश्चंस आए, हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सिलेबस में, और ये भी पढ़ेंगे कि सिलेबस के अंदर यदि ज़्यादा जल्दी है, सीमित समय नहीं है हमारे पास, काफ़ी इनफ टाइम है, तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है अभी से कि जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको तैयारी अच्छी है, जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, और उनके लिए तो सिर्फ उनको फोकस करना चाहिए कि जो अपन अभी बताएंगे कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी जिनका पढ़ा हुआ है तो वो इस हिसाब से पढ़ो। अभी जो मान लो लास्ट मंथ जो है ना प्री का, सितंबर में यदि एग्ज़ाम होती है तो लास्ट में होगी, सितंबर लास्ट में, या अक्टूबर, जैसा आरपीएससी ने बताया सितंबर या अक्टूबर में, तो वो अक्टूबर ही मान के चलो, लेकिन सितंबर लास्ट महीना के सितंबर मंथ के लास्ट में हो सकती है। तो अपने पास कितना है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं, तो आप 2 महीने में ईजिली जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको इस हिसाब से चलो कि जो मेंस में भी आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े उसको। जैसे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको आराम से पढ़ सकते हो आप, उसको इस हिसाब से पढ़ के चलो कि मेंस में हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े। उसी समय अपने नोट्स बनाओ, प्री के हिसाब से कुछ फैक्ट्स या प्री के हिसाब से कुछ लग रहा है तो वो मेंस वाले में ही आ जाए, पॉइंट्स में आप बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स बना लो, जो मेंस में भी काम आए और इसमें भी काम आए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है टाइम मिले और ना मिले, और फिर दोबारा पढ़ने का उतना मन भी नहीं करता है। यदि तुरंत रेगुलरिटी एग्जाम में बनी रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि अलग अलग टुकड़ों में मत तोड़ के पढ़ो, उसको मेंस के साथ ही पढ़ो। जिसने फ्रेश शुरुआत कर रहा है वो भी इसी हिसाब से पढ़ना है। अब देखो आर एस प्री में क्या है, मान लो अगर इसको तोड़ते हैं अपन सब्जेक्ट में, तो जैसे राजस्थान से क्या है 50 से 55, यानी जैसे मान लो 2021 में 55 क्वेश्चन आए थे, 18 में कितने आए थे, 49 क्वेश्चन आए थे, है ना, 49, 47 इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप 55 से 60 या 50 से 60 के बीच में इसका स्कोर मान के चलो कि 50 से 60 राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें राजस्थान में क्या आ गए, वो सारे सब्जेक्ट्स आ गए राजस्थान के, ज्योग्राफी भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, और हिस्ट्री भी आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ गया, और कोई साइंस टेक का कुछ हुआ है तो वैसे बहुत कम होता है ये सब, और करंट भी आ गया एक तरीके से देखा जाए तो राजस्थान का। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में लगभग मान के चलो 15 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अंदर कौन सा है, 15 में से भी 8 से 10 क्वेश्चन किसके, 8 के आसपास क्वेश्चन कितने किससे आएंगे, मॉडर्न से, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। उसके अलावा भी अपन बताएंगे कि कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है उसमें। जैसे मान लो आपको एंशिएंट पढ़ना है ना, प्राचीन इंडिया, तो उसमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ लो जो पूरा पाषाण और जो स्थल हैं, जो जैसे शिलालेख वगैरह आते हैं प्राचीन वाले, उसमें किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो, उन चीज़ों को एक बार उससे एक आध क्वेश्चन आता है। हमारी जो सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से भी आर्ट है, ये इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सिंधु घाटी पढ़ लो, ठीक। फिर इन दोनों से 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं लगभग, इसी के अंदर से आ जाएंगे आपके 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद पढ़ लो जैन और बौद्ध पढ़ लो, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन, एक तो कन्फर्म होता है, जैन और बौद्ध धर्म पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा सीधा फिर इतना ज़रूरत नहीं है आप मेडाइवल में कुछ जो काम के, जो अभी हम डिस्कस करेंगे भाई क्या पढ़ना है, धर्म वगैरह, जो दर्शन भक्ति काल जो था, सूफी सिलसिला था, तो वो मेंस में भी आ जाता है, तो वो पढ़ना है। फिर उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप गांधी जी के आने के बाद की पढ़ लो, उसी से क्वेश्चंस आते हैं बाद में, जो आंदोलन हुए उनके बारे में कौन सा क्या स्पेशल क्या था, उसमें भी वो ज़्यादा मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं, जो संविधान सभा है वो हिस्ट्री के भी पार्ट है एक तरीके से, अधिनियम से कौन से अधिनियम में क्या प्रावधान थे, जो भी अंग्रेज कितने भी कानून लेके आए थे वो सबको उनको ढंग से देखना है कि उसमें किस में क्या प्रावधान थे, वो मेंस के भी काम आ जाता है और प्री में भी ऐसे कैसे काम आ जाता है। मेंस के हिसाब से पढ़ोगे तभी प्री के ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे अगर केवल प्री के हिसाब से। आजकल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आरपीएससी में भी, उसका भी एक स्टैंडर्ड हो गया है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस डालती है वो।
कौन सा नहीं है, इनमें से 4 कथन देना, बड़े टाइप के क्वेश्चंस आना, तो वो तभी कर पाओगे जब मेंस क्लियर हो। यानी मेंस का जो कंसेप्ट है आपने मेंस के हिसाब से उसको पढ़ा है, तो तभी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब इंडिया की लेवल की बात कर रहा हूँ मैं ना, राजस्थान तो सारा इसमें आ गया है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कितने आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन, 8 भी आते हैं, कभी 7 भी आते हैं, कभी 10 भी आ जाते हैं। तो अपन 10 क्वेश्चन का राउंड फिगर मान के चलते हैं, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी क्या है एक्चुअली, पॉलिटी तो वही है ना जो हमारा संविधान है, और उसके अलावा जो भी उसकी इसी के अंदर जैसे लक्ष्मीकांत की बुक इनफ होती है तो वो पढ़ लो। उसमें क्या आता है, ऑल इंडिया का। अब राष्ट्रपति पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, राज्यपाल पढ़ लो उसी टाइम, एक मुश्किल से 1 या 2 अंतर है, समाज शक्तियाँ वगैरह में उसमें। फिर उसी के साथ में अगर जैसे प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो तो मुख्यमंत्री पढ़ लो राजस्थान लेवल का। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के भी लगभग ये मान के चलो 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। हालांकि जो स्कीम्स वगैरह हैं वो हम बजट और वो पढ़ते हैं, समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, तो उसमें भी आ जाती हैं, और वैसे भी करंट में भी हिसाब से भी पढ़ना पड़ता है, तो वो कॉमन हो जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स। फिर साइंस टेक की बात करते हैं, ये देखो 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज आता है। इसमें भी लगभग मान लो 50-50 होता है, साइंस का, बेसिक साइंस का, और 50% टेक का। टेक में भी क्या चीज़ है, दो मेनली, स्पेस और डिफेंस में क्या नए कुछ हुआ है, किसी ने कोई उपग्रह छोड़ा है, इसरो ने या नासा ने कुछ स्पेशल, नासा ने भी छोड़ा हो तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। किसी जापान ने जैसे अभी फिलहाल अभी जो इसका एलन मस्क वाली जो स्पेस वाली जो सेटेलाइट छोड़ा था वो जापान की मदद से जो किया था। तो इस तरह की जो भी करंट वाली खबरें हैं वही इसी में करंट में भी आ जाता है, और वो करंट में ही ये टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन लगभग कवर हो जाता है। फिर मैथ्स रीजनिंग, ये थोड़ा सा एक अलग सब्जेक्ट है जो केवल प्री में ही देखने को मिलता है हमें। इसमें भी क्या होता है, 20 क्वेश्चन मान के चलो, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी लगभग रीजनिंग आ जाती है। अच्छा यानी चलो, इसमें क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग है। तो रीजनिंग तो सबको आती है लगभग, है ना, नहीं आती है तो पढ़ लेना भाई, आराम से आ जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरी रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जिसको आती भी है तो वो इस गुमान में ना रहे कि मैं सीधा जाके करूँगा एग्जाम में, उससे पहले या तो पेपर सोल्व करो, कुछ भी मॉक टेस्ट दे लो, अटेंड कर लो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो प्री की, या फिर बाजार से मार्केट से पेपर उठा लो, उनको देख लो, लेकिन सोल्व जरूर करना है एक एक बार। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किस पे करनी है, यदि रीजनिंग में आपको आती है ऑलरेडी, तो जो कथन तर्क और जो कथन निष्कर्ष है उन पे कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको, ज़्यादा जरूरी है। मैथ्स है तो मैथ्स अगर आती है, नहीं आती है तो अब सीखने का ज़्यादा मुकाम है नहीं, और अगर आती है तो आराम से कुछ देखो, जिसको रीजनिंग अच्छे से आती है ना वो मैथ्स के 50% क्वेश्चन प्री वाले कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं कई क्वेश्चन आराम से इजीली। ऑप्शन को 4 ऑप्शन आते हैं, टाइम आपको इनफ मिलता है, सबसे लास्ट में रखो कि मैथ्स वाले करने हैं, तो उसमें आपको जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट ही आएगा। तो आपको ऑप्शन से रखकर कुछ कई बार चांस होता है कि ये वाला 4 ऑप्शन है, 15, 10, 20, 25, तो 25 रख के देख लो, कोई ब्याज आ रहा है, चक्रवर्ती साधारण ब्याज आ रहा है, उसमें इतने टाइम बाद इतना अमाउंट या इतने परसेंट से इतना हो रहा है, 4% दे रखे हैं तो 4% लगा के देख लो, जोड़ के देख लो, 3 साल का दे रखा है तो 4% कितने परसेंट के हिसाब से इतना हो जाएगा, तो आप पहले साल 4% जोड़ के और उसमें टोटल ऐड कर दो, फिर उसको दोबारा से 4 निकाल लो, और फिर एक बार टोटल करके फिर से 4 निकाल लो, टाइम तो है ही ना आपके पास। तो फिर उससे नहीं निकल रहा तो 4 से ज़्यादा से हो रहा है या कम से हो रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा। अब भाई 2 ऑप्शन बच जाएंगे, 4 तो आपने निकाल लिया, 3% वाला कम का है तो 3 वाला लगा के देख लो, तो आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपको पूरा बाकी पेपर अटैम्प्ट जो करना है वो फास्ट करना होगा, और फिर उसके बाद मैथ्स को टाइम देना होगा। अब बात करते हैं इनमें से, अब आपको अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग है तो मैथ्स रीजनिंग में आप रीजनिंग के भी मिला के आराम से 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कर सकते हो, जिसको मैथ आती है वो अपने 10 और जोड़ लो, ये 18 से 20 क्वेश्चन मान के चलो, जिसको नहीं आती है वो केवल 10 जोड़ लो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन साइंस एंड टेक की। तो आप करंट को तो वैसे ही पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक और बच गया है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के भी आप 18 से 20 क्वेश्चन मान के चलो, लास्ट ईयर 19 आए थे लगभग, तो 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। हालांकि इनमें इकोनॉमिक जो आर्थिक समीक्षा है उसके क्वेश्चंस भी हैं, तो वो इकोनॉमी में जोड़ लो या करंट अफेयर्स में जोड़ लो, किसी में पोर्शन में जोड़ लो। ये 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो अब जो साइंस एंड टेक की बात है उसमें हम आगे डिस्कस लास्ट में करेंगे कि सिलेबस को निकाल के कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्पेशली देखने हैं ज़्यादा ध्यान से। जो साइंस टेक है
उसमें आप टेक्नोलॉजी करंट कर सकते हो तो 10 क्वेश्चन, यदि साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बेसिक साइंस, और साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आपके इसमें यहाँ पे आराम से 15 क्वेश्चन मान के चलो आप। ठीक है, इसके बाद आते किस पे आते हैं, इकोनॉमी पे। भाई इकोनॉमी, अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं पढ़ोगे, ये तो रामबाण है। इकोनॉमी पढ़ना मतलब इकोनॉमी कोई नॉट ए बिग थिंग। क्या होगा इसमें, सीधा सा आपको क्या पढ़ना है, समीक्षा। अरे भरी पड़ी है यार, यूट्यूब पे कम से कम 50 ने 100 ने बता रखी होगी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जगह जगह बुक्स पढ़ी है। लेकिन ज़्यादा मेरी राय ये है कि टाइम है आपके पास तो आप ओरिजिनल वाली पीडीएफ लो इकोनॉमिक्स आर्थिक समीक्षा की और बजट की, और उसमें से क्वेश्चंस खुद मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो बाकी ने भी जैसे बना के दे रखा है, तो आप खुद बनाओगे तो आपका लेवल उस लेवल की सोच का रहेगा कि इससे क्वेश्चन आ सकता है तो मैं ये बना रहा हूँ। तो आपको पता है पहले से, आप क्वेश्चन खुद ही बना रहे हो तो वो क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और यदि शॉर्ट नोट से या ऐसे अवेलेबल नोट से पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन वो रट्टाफिकेशन, यदि रट्टा है, रिस्क है वहाँ पे याद आए या नहीं आए। और ओरिजिनल भी नहीं तो आप कोई वीडियो वगैरह देख के उससे आप अपने हाथ से ज़रूर लिखें। जब भी वीडियो वगैरह देखो कुछ तो नोट्स अपने हाथ से ज़रूर बनाओ, तो भी वो भी काम आ जाएगा। समीक्षा और बजट। ठीक है, अब इसमें कितने क्वेश्चन मान के चलते हैं अपन, 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो आप मैक्स मिनिमम 5 तो कर ही दोगे अगर ये पढ़ोगे तो। भाई क्या है, जैसे मान लो कि कितना परसेंटेज रहा है कृषि का, 3 सेक्टर हैं, एक तो वो देख लो कितना ज़्यादा हुआ है, कितना बढ़ा है और कितना घटा है। घटा है तो कितना परसेंट घटा है, बढ़ा है तो कितना परसेंट बढ़ा है। ऐसे इंडिया का देख लो, इंडिया वाले को आप सीधा शॉर्ट प्रीफर भी कर सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन आपके आराम से इसमें हो सकते हैं। फिर इसके बाद मान लो पॉलिटी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये मेंस के भी अभी तक चलते आ रहे हैं ना। एक मैथ रीजनिंग को छोड़ दो तो ये मेंस के हिसाब से ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर, इनमें सुधार हो जाएगा आपका। 10 से क्वेश्चन है तो 12 हो जाएंगे, इस तरह से गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पॉलिटी है, अरे भाई पॉलिटी तो वैसे भी पढ़नी है, मतलब मेन सब्जेक्ट रह गया, तो आप पॉलिटी पढ़ो। जो भी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन सभा है, एक दिन का टॉपिक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन सभा में कब पहली बैठक कब हुई, क्या हुआ, वो सब अभी अपन और सिलेबस देखते टाइम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी के अंदर मान के चलते हैं अपन 10 क्वेश्चन, तो इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ के, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। और बाकी पॉलिटी तो लगभग हर किसी ने पढ़ रखी होती है। जियोग्राफी में आप 2 से 3 टॉपिक पढ़ो। ठीक है, पर्वत मरुस्थल जो भी है वो याद कर लो, कौन सी क्या विशेषता है, ये सब जो भी सिलेबस में है अभी अपन और डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं 10, तो इसमें से भी आप 5 क्वेश्चन का टारगेट लेकर रखो, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ोगे तो। ठीक है, करने वाले जिसका सब्जेक्ट है वो 10 भी, जिसको अच्छी लगती है वो 10 के 10 भी कर लेता है, 8 भी कर लेगा। और हिस्ट्री में क्या है 15 से 20, लगभग 15 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलते हैं। अब आप यदि केवल मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ लोगे और जो अभी टॉपिक्स बताएंगे लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ लोगे तो भी, इंडिया की बात करें तो आप इसमें 6 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो लिमिटेड पढ़ के भी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी जो है ये 1 महीने के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हो, अगले महीने आप रिवीजन कर सकते हो, उससे अगले महीने फिर से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इतना भी नहीं है कि आपके पास तो 3 महीने हैं, तो आराम से जितना उसके एक्स्ट्रा पढ़ सको मेंस के हिसाब से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, और फिर आता है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में क्या है, 55 क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो कुछ टॉपिक्स बताएंगे वो पढ़ लेना, और यदि पढ़ रखा है तो आप मेन 55 में से मान के चलो, मैं ज़्यादा भी नहीं 20 तो कर ले आओगे। 20 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो 55 में से, उसको डिवाइड भी करोगे आप राजस्थान के सिलेबस को, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो भी आप 20 क्वेश्चन का टारगेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब बचता है एक करंट अफेयर। बिना करंट अफेयर पढ़े इनमें हो सकता है आपसे एक बार वो गलती हो जाए। करंट अफेयर में श्योर है कि जब 20 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं तो उसको चार्ट लो। करंट अफेयर कैसे पढ़ोगे, अब वो सोचो कि मैं लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा, होते हैं कुछ धुरंधर एग्जाम के जस्ट पहले, तो वो अच्छी बात है। लेकिन आप अभी से डेली यदि आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा अभी से करंट को दे दो। कब से कब तक का पढ़ो, जनवरी से स्टार्ट कर दो, मत जाओ ज़्यादा पीछे। जनवरी से स्टार्ट करके और अभी तक का करंट अफेयर्स पढ़ लो। कब तक का, जुलाई का, तो वैसे ही साथ में पढ़ते जाना। डेली का अखबार पढ़ो, दोनों पेपर पढ़ो, भास्कर पत्रिका अवेलेबल है अपने पास तो वो पढ़ो दोनों। उनसे अपना खुद का एक टाइप का नोट्स बना लो। फिर जब मंथ एंड हो जाए तो मैगजीन वगैरह कोई भी अवेलेबल हो वो देखो, उससे फिर अपने नोट्स, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरे भी लिखा हुआ है और इसमें भी आ गया, तो वो तब कितना अच्छा लगता है, खुद को कॉन्फिडेंस आता है उससे। और या फिर 1 घंटा कैसे पढ़ो, कोई भी करंट के
काफ़ी सारे लोग हैं डेली के डालते हैं, डेली करंट अफेयर एनालिसिस कुछ भी करके, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन डेली 1 घंटा करंट को देना ही देना है, क्योंकि उससे तुम्हारी इनकी कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे करंट पढ़ोगे, उसमें आया कि भाई ये जो राज्यपाल ने जो भी वो इस्तीफा दिया था अभी अपने, जब करंट पढ़ोगे तो जो छिन्मय कितने 94 जो भी 90 विधायकों ने गहलोत जी के समर्थन में वो अध्यक्ष वगैरह बने थे, तब वो इस्तीफा वगैरह दे दिया था। तो वो राजनीतिक जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने याचिका लगाई थी केस कि इतना लंबा क्यों। तो उस समय अब करंट में आया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कितने समय तक रख सकता है इसको, इस पर डिसीजन कब तक ले सकता है। तो भाई इस डिसीजन की कोई सीमा संविधान में दी नहीं है। जो दल बदल वाला अधिनियम है उसके अंदर कोई ऐसी सीमा दी नहीं है, वो उसका विवेकाधिकार दे दिया। तो ये लूप होल भी सामने आता है। तो तब उस पॉलिटी का टॉपिक वो जरूर पढ़ो, जब करंट में इस तरह की कोई भी न्यूज आए तो उससे फिर रिलेट करो। तो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे बनेंगे क्वेश्चन। फिर ये अब मान लो करंट अफेयर है, 20 क्वेश्चन है, तो आप कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट रखो भाई। इतने तो करंट अफेयर पूरा अच्छी तरह पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इजीली। इंटरनेशनल में क्या हुआ है भाई, अभी कोई सूचकांक आया है उसमें भारत से ऊपर है, सूडान को अगर ऊपर है तो सूडान का क्या हाल है, या कहाँ पे कोई लड़ाई हुई है, कहीं पे कुछ हुआ है, किसी ने कोई ग्रे लिस्ट में डाला है पाकिस्तान को, तो FTF क्या है। तो इस तरह की चीज़ें, कोई नई सूची आई है, कोई नया सर्वे आया है उस कंट्री का, तो ये IR से रिलेटेड है, वो भी करंट में ही आता है ना। तो उनका ध्यान रखो, उसके बारे में पढ़ो, जब भी न्यूज़ आए तो उसके बारे में देखो। ब्राज़ील में चुनाव हुए हैं, उसमें इसराइल में चुनाव हुए हैं, तो वो क्या हुआ है। तुर्की में तख्ता पलट वाला जो आंदोलन भी किया, उसने काफ़ी ज़्यादा चांस थे लेकिन फिर भी वोटों से हार गया। तो तुर्की में कौन क्या था, कौन बना है, तो इस तरह से वो करंट में सब आ जाता है। गेम्स आ जाएंगे, स्पोर्ट्स भी आ जाएंगे, स्पोर्ट्स में कौन क्या है उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अब इनका टोटल करें क्वेश्चन का, तो क्या होता है 10 रीजनिंग वाले जोड़ते हैं, साइंस टेक वाले 10 जोड़ते हैं, 20, 25, 25 और 5 30, 5 35, 35 10 45, 45 और 45 और 46, 47 और 6 से 8, 47 और 8 कितने हो गए, 7 भी जोड़ के चले तो 49 50, 55 के क्वेश्चन के आसपास ही हो गया। और राजस्थान, अब राजस्थान के ये 20 जोड़ लो, ठीक है। 55 प्लस राजस्थान के 20 क्वेश्चन कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो मिनिमम से मिनिमम थोड़ा भी पढ़ लोगे तो इतने तो ला ही सकते हो। अब आप पे है कि आप कितने मेहनत करके इसमें एडअप कर सकते हो। बस नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करना। पहला राउंड जो आए, पहला राउंड में ही काउंट कर लेना, गोले भर लेना पहला राउंड पूरा करके, और उसमें काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन अपने हो गए हैं। यदि 90 से क्रॉस हो गए हैं तो बहुत, मतलब कि कितना भी मन करे ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना। अब या पेन अगर तुमसे फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, कहीं से नहीं होता है, अभी बैठे बैठे क्या करें, तो अपने पेन की रिफिल विफिल कुछ भी तोड़ ताड़ के फेंक देना, जो भी निब वगैरह निकाल के घूमे, मिले ही नहीं दोबारा ना। अब अपन बात करते हैं, ये था अपने को इस तरह से चलना, आपको 75 से 80 75 क्वेश्चन आपने कर दिए, कोई रोकने वाला नहीं है। और आपके किसी ने 95 भी किए हैं तो वो उससे कहीं भी आप पीछे भी नहीं हो, ठीक है। वो मेंस में लड़ना, फिर मेंस में देखेंगे अपन। सिलेबस पे देखते हैं कौन कौन से मेंस, सीमित समय हो किसी को जल्दी कि ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ने सारे ही हैं, जितना पढ़ सको, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो कि पहले ये टॉपिक्स कर लो तो आप प्री के लायक हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा मैं प्री तो पास हो जाएगा। अब मैं उसमें एडअप कर लेता हूँ कि बाई चांस अगर मैं कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूँ तो वो कैसे करूँ। ये सबको पता है, 203 घंटे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन जो सिलेबस में मेन टॉपिक्स जो सेंसिटिव हैं और जो सबसे ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पे आपको पूरा ध्यान देना है। यदि सीमित समय में होता है तो उन टॉपिक्स को पढ़ के भी आप प्री क्लियर्स कर सकते हो, एक चांसेज है। यदि आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड राजस्थान से रहा है, राजस्थान के बारे में आपने पढ़ लिख रखा है अच्छा खासा, तो कर सकते हो ना। अब ऐसे नहीं कि कोई मुंह उठा के आ गया, आज ही रिजाई से निकला है और बोले कि मैं तो कर लूंगा इसी को पढ़ के प्री पास, तो इतना भी दावा नहीं कर सकते। कल को तुम चढ़ जाओ कि भाई साहब कहा था आपने, हो जाएगी इससे, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, कंपटीशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम बात करते हैं जो सिलेबस है हमारा प्री का, उस पर चलते हैं। कुछ टॉपिक, सबसे पहले पोर्शन आता है हिस्ट्री का, ठीक है, पाठ्यक्रम। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये एक लाइन में सारा सिलेबस आ गया, ठीक। इसमें मेंस भी आ गया, प्री भी आ गया लगभग। अब इसमें क्या पढ़ना क्या आपने को, जो सबसे मेन टॉपिक है, ये जो पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पुरापाषाण से ताम्रपाषाण और कांस्य युग तक, ठीक है। राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल जो भी हैं, पुराने प्राचीन स्थल हैं, जैसे विराटनगर जो है, जहाँ भीम डूंगरी है, जहाँ से बौद्धकालीन और अब से सिक्के वगैरह जो मिले थे, मौर्य स्तूप जो मिला था मौर्यकालीन,
तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक तरीके से राजस्थान के टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं ये, और ये हमारे एग्जाम्स में एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट को भी पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे हमारे लिए प्राचीन स्थल हैं जो हमारे लिए गौरव का विषय है। तो ये राजस्थान के प्राचीन स्थल, इसको अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी डीपली पढ़ना है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, एक दिन के अंदर आपका ये पूरा टॉपिक हो सकता है, अच्छे से काफ़ी डीपली कर सकते हो इसको। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति, कोई ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आता है तो वो चांसेस 50 भी नहीं है कि अपने हो सही हो, पढ़ रखा हो तो भी। प्रमुख राजवंश, जिसको पढ़ने का शौक है ना, देखो राजवंश कौन से, अब इसमें पढ़ने बैठोगे गुहिल, वो गुहिल इतने आ जाते हैं, फिर वो रावल बप्पार पता नहीं कितने आ जाते हैं। अच्छे से पढ़ी हुई है हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, तो जरूरत ही नहीं है वैसे भी, ठीक है, तो इनको छोड़ दो। हाँ, इसमें ये जो है मध्यकालीन राजस्थान है, इसमें प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था जो है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शंस आपको पढ़ने हैं। अब इसमें क्या है, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे मान लो कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी, घोड़े दागने की थी, किसने कौन सा राजा ने क्या किया था, वो सिर्फ हमें पता होना चाहिए। राजस्व के अंदर किसने क्या कुछ अलग प्रथा चलाई, कोई जो एक कर थे, चौरी कर, नए नए कर थे, किसी की शादी है अगर किसान की तो वो भी कर दो जागीरदार को, जागीरदार के बेटे की ताजपोशी है तो भी जनता कर दो, ठीक है, हर तरीके से जनता पे भार पड़ता था। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लगान के, कर के बाद राजस्व मामले संबंधित पोस्ट भी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, आधुनिक राजस्थान का उदय की बात करें। अब आधुनिक राजस्थान का उदय हुआ, चलो सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, ये सब प्री के हिसाब से इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, मुश्किल होता है। हाँ, राजनीतिक जागरण में क्या, समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, ठीक है। अब इसमें भूमिका पूछा है ना, तो आपको समाचार पत्रों का यदि अच्छा रटाफिकेशन की एबिलिटी आप में ज़्यादा बढ़िया है, तोते वाली, तो आप इनको रट सकते हो कौन समाचार पत्र कौन सा है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो 1900 जो जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का उसका बढ़ावा किया, राजस्थान के लोगों को प्रेरित किया आंदोलन में भाग लेने के लिए, जैसे प्रताप अखबार है, ठीक है, वर्धा से इन्होंने जो राजस्थान, तरुण राजस्थान, वो सब पेपर निकाले थे, तो वो तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए उनका, एक क्वेश्चन आ जाता है इनसे, है ना। राजनीतिक संस्थाएं मुश्किल से 3-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तरुण वो हितकारिणी सभाएं हैं, वो सब याद होनी चाहिए, ठीक। कौन सी संस्था कब बनी, मुश्किल से है, उदयपुर में है, एक दो जोधपुर में बनी थी बस, एक चूरू में है काफ़ी पुरानी, उसको याद कर लो। फिर जनजाति किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन 4-5 किसान आंदोलन मुश्किल से, बिजोलिया, बूंदी, ये ज़्यादा फेमस है, उनको पढ़ लो, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे। विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, ये प्रजामंडल आंदोलन किसी को सन वगैरह याद होते हैं तो ठीक है, पहला कौन सा बना, लास्ट का कौन सा बना, इतना बहुत होता है। और वैसे आइडिया हो गया होगा आपको किसका अध्यक्ष कौन था, यानी जिसमें मेन अब वो आजकल पूछने लगे 3-3, 4-4 नेता, इनमें से कौन नहीं था, तो कितने की याद करोगे, कौन कौन जुड़ा हुआ था, कौन नहीं था। राजस्थान का एकीकरण छोटा सा टॉपिक है, 7 चरण है, अच्छे से पढ़ लो, कब कौन जो प्रमुख कौन था, राज प्रमुख कौन था, और तारीख कोई नहीं पूछता, लेकिन ये हो जाता है कि तीसरा चरण कब था, तो 3 चरण एक साथ हुए थे, वो सब इस तरह से एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसको शॉर्ट में आधे पेज में आपका एकीकरण आ जाना चाहिए, उस तरह से एक नोट्स बना लो छोटा सा, जिसको बार बार देखोगे तो वो याद हो जाएगा। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल बहुत सारी हैं, ठीक है। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, ये भी बहुत सारी है, कन्फ्यूजन वाली है, आप हस्तशिल्प पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं, टेराकोटा कहाँ का है, मोलेला का कौन सी वो फेमस है, ठीक है, ब्लू पोट्री जो है, और ये जो अजरक प्रिंट है, ठीक है, इधर सांगानेर का कौन सा, कोटा के जो बंदे साड़ियाँ हैं, और जो डोरा है, ये सब जो मुश्किल से गिनी चुनी है, छापे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये सब, ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये तो आपको पता भी होनी चाहिए वैसे भी, तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, और इसको पढ़ भी सकते हो आप इजीली। ना कोई शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत है ही नहीं, ठीक है, कथक है, वो भी उधार का है, हमारा महाराष्ट्र का मेन जो था, तो कथक घराने हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक संगीत, वाद्य, ये वाद्य बहुत सारे हैं, वैसे होगा तब तो वैसे भी हो जाएगा आपसे, ये कौन सा, लोक नृत्य, नाट्य हैं। भाषाएं, साहित्य, इसमें राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, ये छोटा सा टॉपिक है, बोलियाँ, ठीक है, कौन कौन सी बोली हैं, वो 3-4 ढूंढाड़ की बोलियाँ कौन सी हैं, इसको आराम से याद कर सकते हो। राजस्थानी भाषा का साहित्य, लोक साहित्य, ठीक है, वही तोता वाले जो लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, काफ़ी सारा साहित्य है, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी भी कम पड़ जाए, इतना साहित्य है, कितना याद करोगे, आजकल पूछते भी वही है जो आपको नहीं आता। धार्मिक जीवन में, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, ये संप्रदाय से एक क्वेश्चन पक्का आता है भाई, और वो भी वो संप्रदाय जो लालदासी ये सब है, निरंजना, अलग संप्रदाय, ये सब 3-4 जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हार्ड लगते हैं, उनको बार बार लिखो, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा।
फिर राजस्थान में समाज जीवन, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण होगा तब तो वैसे ही हो जाएगा। प्रमुख व्यक्ति तो बहुत सारे हैं। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री में आपको 4 से 5 टॉपिक है जो 2 दिन में हो सकते हैं आपको, ठीक है। भारत का इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल में भारत का सांस्कृतिक आधार सिंधु एवं वैदिक काल, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है भाई, इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। वैदिक काल को कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि कितना रटोगे, वो उसका ब्राह्मण उपग्रंथ वो सब आ चुके हैं, अब मुश्किल बहुत कम चांसेस हैं कि वो आए, और आए आते भी हैं तो सब नहीं पढ़ना है ना अपने को। धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध दिया गया, आजीवक बौद्ध और जैन, ठीक है, इनसे 1 क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। प्राचीन में प्रमुख राजवंशों में महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कितनी पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ोगे छोड़ोगे वही पूछते हैं मोस्ट। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, सल्तनत काल, प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की संस्कृति है। देखो विजयनगर छोटा सा है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो कि उसके जो अष्ट दिग्गज थे विजयनगर साम्राज्य के, किसने स्थापना की थी, जो कृष्णदेव राय था वो कौन से समाज से था, सॉरी कौन से मतलब कि तुलुक कौन सा उसका वो था वंश, तुलुक वंश जो था, उसने कुछ अमुक्तम माल्यदा कुछ लिखी थी बुक वगैरह। तो ये उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सिंपल सी, वो आप इजीली 1 से 2 घंटे में पढ़ सकते हो इसको, इस टॉपिक को। मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियां, सुलह अफगान राजपूत दक्कनी राज्य मराठा, कोई सुलह उलह का कोई संधि का क्वेश्चन देखा नहीं है, आ जाए तो फिर आ भी जाए। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, ठीक है। तो ये टॉपिक आप जो मध्यकाल में अगर टाइम है, मध्यकाल में कला एवं वास्तु वाला, ये क्योंकि मेंस में भी ऐसे कैसे आता है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं मध्यकाल में, तो इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हो। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी ऐसे कैसा मेंस का टॉपिक है, ये आप कर सकते हो। भक्ति और सूफी आंदोलन के सिलसिले पढ़ लो, मिलान आएगा उसमें, कौन सा किससे मिला हुआ है, इस तरह से आपको पढ़ना है। दूसरा भक्ति में, भक्ति आंदोलन में कौन थे, रामानुज और ये वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभाचार्य इन्होंने कौन सा दिया था, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनसे भी 1 क्वेश्चन श्योर और 100% आता है। ये हो गया भारत का इतिहास। आधुनिक काल में आते हैं अब, तो आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी, सामाजिक विभिन्न नेता संस्थाएं, स्वतंत्रता संघर्ष, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदान करता, अलग अलग इससे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, वाजव भाषाई पुनर्गठन, ये ठीक है। इसके आयोग हैं 2-3, वो पढ़ लेना। क्यों आयोग क्यों गठित किया, जो श्री रामालू की जो डेथ हुई थी आंध्रा की, वो सब कौन से आयोग ने क्या दिया, मतलब क्या बोला कि भाषा के आधार पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसने पहली बार बोला, ये सब। फजल अली आयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन सदस्य थे, 3 सदस्य थे, वो याद होना चाहिए, ठीक है। ये संस्थानों का निर्माण नेहरू युग में, तो जो राउरकेला, बिलाहिर, वो सब जो के बड़े उद्योग लगे थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उसमें किसका कौन से, रूस के सहयोग से कौन सा बना, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से कौन सा बना, वो आपको पता होना चाहिए, वो मिलान के हिसाब से। और कोई ये जो बड़े बांध बनाए वो नेहरू युग की बात, केवल उसी का पढ़ना है आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विज्ञान एवं तकनीकी, ये करंट में आ जाएगा, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, तो आपको इसमें ये पढ़ सकते हो। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पूरी पढ़नी भी चाहिए मेंस के हिसाब से। बाकी मैंने सिर्फ जो निचोड़ वाले टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ, इनसे श्योर 100% आपका जो पढ़ा है, जो मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि उसमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्व का भूगोल में आते हैं तो प्रमुख स्थला करती हैं, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इससे आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। पर्वत कौन सा कहाँ पे है, सारे महाद्वीपों की सबसे सर्वोच्च चोटियाँ याद कर लो, पर्वत याद कर लो, कौन सा रूस और यूरोप को अलग करता है, यूरेशिया जो पठार है उसके बारे में, ये मैदान, मरुस्थल कौन से मरुस्थल की क्या विशेषता है, गिने चुने ठंडे मरुस्थल कौन से हैं, गर्म मरुस्थल कौन से हैं, वो याद होनी चाहिए आपको। प्रमुख नदियाँ एवं झीलें काफ़ी सारे हैं, पढ़ने का शौक है तो पढ़ो, अच्छी बात है, आता है एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है इनसे, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इसमें टाइम खूब लगता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको आएगी। कृषि के प्रकार कोई ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरणीय मुद्दे, हाँ ये देखो, इससे क्वेश्चन क्या है कि ये सबसे हॉट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, ठीक है, पूछ लेगा मरुस्थलीकरण के निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है, या सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण पे किसका प्रभाव पड़ता है, वन उन्मूलन, ठीक है, वही सिंपल सा है। जलवायु परिवर्तन पे कौन कौन से हुए, रियो डी जेनेरियो वाला सम्मेलन 1992 वाला आपको पता होना चाहिए, फिर COP21 पता होना चाहिए, अभी हाल में COP27 हुआ है वो पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पे वही जलवायु परिवर्तन एक ही चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस जिम्मेदार हैं, 6 गैसें हैं, उनका आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है। फिर उस कौन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन में आता है, तो मीथेन क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं कर रही। तो सर्वाधिक से कैसे घटते क्रम में, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। ओजोन अवक्ष से ओजोन के लिए कौन सा जो प्रोटोकॉल था वो आपको पता होना चाहिए। ओजोन के लिए CFC गैसें होती हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन कौन से जिम्मेदार है ओजोन बक्से के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसको डीपली पढ़ना आपको, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सम्मेलन हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड भूगोल था। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद चलते हैं अपन इंडिया की ज्योग्राफी। वही प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान याद होनी चाहिए, हिमालय की वो श्रेणियाँ याद होनी चाहिए कि उसकी आप कोई ट्रिक बना सकते हो कि सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर कौन जास्कर है, फिर कौन सी है, ठीक है। उन्हीं के साथ में उसी टाइम नक्शे से पढ़ो इसको हमेशा। फिर मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण। मानसून तंत्र का आपको वैसे भी बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मानसून कैसे आता है, कौन सी धाराएं हैं, क्या है, अल नीनो क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत है मानसून जुड़े हुए, जेट स्ट्रीम वाला जो लेटेस्ट है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी से ज़्यादा बारिश, राजस्थान में कौन सी ज़्यादा बारिश होती है, लौटती भी वर्षा जब सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है, वो क्यों होती है, तो वो आपको पता है कि वो लोड उसके बीच में तमिलनाडु आता है, थोड़ा सा टेढ़ा है ना इंडिया के लास्ट में नीचे से। फिर इसके बाद वही नदियाँ झीलों से कोई याद करना हो तो कर लो। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत कौन से ऊर्जा संसाधन है वो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, इससे इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रमुख, इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसको आप वैसे अलग से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है राजस्थान का भूगोल। तो ये वो आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए आपको, लमसम ये सबको पता होती है कि कौन से जो मरुस्थल प्रदेश है, शुष्क और अर्धशुष्क में बांटता है, कौन सी विभाजन रेखा है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। जलवायु कोपेन का वर्गीकरण है, थोड़ा टिपिकल है, त्रिवार्थाकार उसका, तो वो देख प्राकृतिक वनस्पति में मृदा, ये टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्राकृतिक, यानी कौन से वन कहाँ पे हैं, किस उसमें कौन सी विशेषता उन वनों की, और ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे सदाबहार वर्षा वन है वो सिरोही वाले हैं, सब क्यों, वो सर्वाधिक ऊंचाई पे हैं। इस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ सब जो बारिश वाले हैं वो कौन से हैं, और मृदा के मुश्किल से 5-6 टाइप्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी मृदा की क्या विशेषता है और ये कहाँ पाई जाती है। तो कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे कि ये वहीं क्यों पाई जाती है, इसका कलर ऐसा क्यों है, तो आपको वो याद रहने में ज़्यादा आसानी रहेगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे फिर वो आप पढ़ सकते हो, और ये टॉपिक मेंस में भी आता है ऐसे कैसे। प्रमुख उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण ये देखो, ये सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, इनसे जो पुरानी तकनीकें हैं ना जल की बचाव की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज भी हम उन्हीं को वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें वापस आ जाए, वर्षा के जल को संग्रहित करने की। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पता होनी चाहिए क्या बोलते हैं किसको, कौन सा बावड़ी में क्या होता है, स्पेशल होता है, उसमें क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि, ये सीधा सीधा इससे अभी भी अपनी जनगणना नहीं हुई है, नई वाली तो, ठीक है, 21 में होनी थी, तो 11 वाले का आंकड़ा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, बार बार पूछो, एक दूसरे को पूछो, ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वरना भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको एक साथ पढ़ो, राजस्थान भारत, ठीक है, डिवाइड करके, भारत का क्या लिंगानुपात है, राजस्थान का क्या है, इस तरह से। फिर जो 0 से 6 आयु वाला है वो कितना है और ये कितना है। खनिज, ऊर्जा संसाधन, वही सब, जैव विविधता, ये भैया कहाँ सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि कहाँ पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्क, वो जो नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, राजस्थान के नेशनल पार्क कौन से, क्या विशेषता है, अभी लेटेस्ट कौन सा है, क्रम से याद होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा था, बाद में कौन सा है। पर्यटन स्थल में परिपथ, तो वैसे ही कर दोगे, आता होगा तो घूमने हो तो। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली में आ जाते हैं। ये देखो, संविधान सभा, ये पता होनी चाहिए आपको, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कौन अध्यक्ष था, जब संसद बनती थी तब कौन करते थे, जीवी मावलकर साहब करते थे, और जब वो इसके संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो कौन, राजेंद्र प्रसाद करते थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद संशोधन पढ़ लो। कौन से संशोधन पढ़ोगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, पहला है 7वां है, ठीक है, 24वां है, फिर 42वां है। उसके बाद सीधे आ जाओ आप जो लेटेस्ट वाले हैं, 199 से 100 रद्द हो गया था, 100, 101, 105 या 6 हुए हैं अभी, तो वहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कौन सा किससे संबंधित है। श्योर 100% उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो लेटेस्ट वाला होता है उससे पूछते हैं सबसे ज़्यादा। फिर ये भैया बहुत अच्छी तरह पढ़ना भी है, ये हमेशा ही काम आएगा, आपके खुद के जीवन में भी आपको अधिकारों का पता होना चाहिए, तो ये और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से डीपली पढ़ना है, चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़ो, चाहे कहीं राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ो, वो बुक्स वगैरह के लिए आपको अलग से एक और वीडियो में बता दिया जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये पद जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है बड़ा, बट इसको पढ़ना, डीपली पढ़ना, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना, इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस चीज़ में से आ जाते हैं घुमा के, लेकिन आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो ही कर पाओगे, वरना तो वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो ऑप्शंस को पढ़ के कि कौन सा निकालें कौन सा नहीं, उस जगह एलिमिनेशन राउंड भी काम में ले सकते हो। ये देखो, ये आयोग है, तो इनमें क्या क्वेश्चन आता है, अब मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें आपको पता होना चाहिए कौन से की कितनी कार्यकाल क्या है, कौन से की समिति में कौन कौन होता है, कौन नहीं होता है, जो चुनाव करती है इनके सदस्यों का, अध्यक्ष का,
ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, नीति आयोग कब बना वो सब पता होना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष का। फिर राजस्थान के संदर्भ में पता होना चाहिए आपको, उसी टाइम पे पढ़ो राजस्थान वाले भी, कि राजस्थान में सबसे पहला कौन था, सबसे बाद में अभी कौन है, लेटेस्ट कौन है, वो करंट के हिसाब से भी पढ़ो। लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब ये आयोग सारे साथ में पढ़ने हैं राजस्थान के साथ में। संघवाद, गठबंधन सरकारें, एकीकरण, ये प्री में क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके। राजस्थान अब वो पता होना चाहिए आपको 15वीं विधान, जो अभी लेटेस्ट 16वीं विधानसभा जो भी है अपने, उसमें क्या स्थिति है दलों की। राजस्थान की राजनीतिक में प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं ये, वही जब वो पढ़ो प्रधानमंत्री उनके साथ में ये पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ो तभी उच्च न्यायालय पढ़ना है साथ में। जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं के लिए कौन कौन सा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा संशोधन आया था, संवैधानिक संशोधन आया था, ठीक है, राजस्थान में कब से लागू हुआ, देश में कब से लागू हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, वो सब आपको बताए थे उसी टाइम पे, उनके साथ में पढ़ना है इनको। लोक नीति में अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, कोई जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि ये गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे तब ये भारत में कंसेप्ट आया गया था, और ये ब्रिटेन से आया है जो सिटीजन नागरिक अधिकार पत्र है। आर्थिक अवधारणाएं में आ जाते हैं, ठीक है, बैंकिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जीएसटी कब से लागू हुआ, बस इतना ही याद रखना, वो सबको पता है। इसके बाद आ जाओ आप, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कौन सी कब बनी ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें कितनी लिस्टेड है, ठीक है। नेशनल एनएसई है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो कब बना, उसमें कितने लिस्टेड हैं कंपनियां। और जो मेन देशों का नास्डॉक, और जो अलग अलग, अमेरिका का अलग है, जापान का एक जो सबसे बड़ा है, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। इसके बाद में सीधा आ जाओ मुद्रास्फीति अवधारणा, प्रभाव में नियंत्रण तंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति ये कंसेप्चुअल समझ करनी पड़ेगी, इसका क्वेश्चन आप वैसे नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या होता है कि अपस्फीति कौन सी होती है, अविस्फीति कौन सी सिचुएशन होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मंदी क्या होती है, तो इन चीज़ों में इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो उसमें से घुमा के, तो वो आपको पता। नीचे चलते हैं इसके बाद में। अब देखो आर्थिक में तो आपको सबसे मेन है कि आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ोगे तो लगभग चीज़ें उसी में से आ जाएंगी। आर्थिक विकास एवं आयोजन, वही ये वाला जो कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, राजस्थान के संदर्भ में भी इंडिया के संदर्भ में किसका कितना परसेंटेज योगदान है टोटल जीडीपी में, और कितना बढ़ा है या कितना घटा है। इसके बाद बस ये आ गया। फिर आ जाओ ये जो, हाँ ये देखो सूचकांक है, सीधा है ये तीनों। मानव विकास सूचकांक इस साल का लेटेस्ट वाला आपको ध्यान रखना है, कौन सा स्थान था पिछली बार, कौन सा था, क्या इंप्रूव हुआ या घटा, ठीक है। उसके कौन कौन से मानक हैं, 4 दे दिए, इनमें से कौन सा शामिल है कौन से नहीं है। वैश्विक कुशल सूचकांक कौन जारी करता है, कौन सा स्थान रहा, पहले पे कौन रहा, और सबसे लास्ट में कौन रहा, और इंडिया कहाँ रहा, बस इतना पता होना चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो वाली इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, वही सारी योजनाओं में आ जाएगा, वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, प्रमुख विकास परियोजनाएं कौन सी चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 से 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास आप इसी से कर लोगे अकेले इस टॉपिक से। सारी योजनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ गया, ठीक है। इसमें रक्षा, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, ये करंट का भी हो जाएगा और आपका दोनों का सेम हो जाएगा। फिर इनमें कोई, ये देखो ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। RH कारक क्या होता है पता होना चाहिए आपको। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, वो वाला ग्रुप वाला, और जो AB है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। फिर ये वाला भी देख सकते हो आप, संक्रामक रोग कौन से हैं, संक्रामक कौन से हैं, और लंपी वगैरह पशुजन्य है, ये वायरस से होता है या किससे, वो आपको पता होना चाहिए, करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिर चलते हैं ये तो आपको तार्किक क्वेश्चन, मानसिक योग्यता, ठीक है। इसमें ये वाला है ना, ये तो कर लोगे, आपको आएगा तो आएगा वरना नहीं आएगा। ये आपको इस पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बाकी ये संबंध वगैरह, दिशा ज्ञान परीक्षण, ये तो रीजनिंग तो वैसे भी कर लोगे आप। अब आते हैं मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में कुछ भी नहीं आता हो ना, तो आप अगर टाइम हो तो प्रतिशत और ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ये किसी का भी अच्छा लगे, कोई हज़ारों टीचर्स ने मैथ्स के टॉपिक्स डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं। किसी एक को जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो, और ये 2 टॉपिक तो कर ही डालो, इससे ना 4 से 5 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे।
अब आते हैं करंट पे, समसामयिक घटनाएं में। इसमें क्या है वही देखो, खेल कूद में अभी क्रिकेट परंपरा में है, और अपने वाले जो राजस्थान खेलो ग्रामीण है उसमें कितने क्या हुआ, कितने गेम थे, उसी से क्वेश्चन आएगा तो। और अभी जो आईपीएल में राजस्थान ने कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया, कौन सी टीम से खेले, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की क्या स्थिति रही, वर्ल्ड कप आने वाला है तो उससे उसके हिसाब से भी हो जाएगा। अब ये तो सब तीनों करंट तो आपको पूरा ही पढ़ना है। देखो भैया, करंट तो बहुत इजीली पढ़ना है, अभी से लगो 1 घंटा हमेशा करंट को दो, ठीक है। तो ये थी सारी स्ट्रेटेजी, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, यदि आप इनको भी पढ़ते हो, और उस शुरुआत में आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि अपना टारगेट होना चाहिए 75 से 80 क्वेश्चन, तो आप इजीली प्री पास कर सकते हो। और भी अगर ये आपको तो कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स हो तो क्लियर करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जल्दी ही कोई बुक लिस्ट भी एक वीडियो बताएंगे कि सिलेक्टेड बुक से आप कैसे मैटर को कहाँ से क्या पढ़ना है। धन्यवाद। जो भी रिव्यू हो अपने कमेंट्स में ज़रूर दें। ऑल द बेस्ट।